कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, हष्ट है, पुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारा जैसा कि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, बायोलॉजी फैकल्टी का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। और चैप्टर फर्स्ट में हमारे पास है जीवों में जनन। आज हम जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन होता क्या है, ठीक। तो कक्षा 12वीं का हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो भाई जनन होता क्या है? भाई जनन प्रकृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनन होगा तभी तो हमारी प्रकृति आगे बढ़ेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीव का निर्माण होगा। अगर जनन ही नहीं होगा तो प्रकृति आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक। तो पहला लेसन हमारा है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म और जनन को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो भाई जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब ऑब्वियसली तुम लोग समझते होंगे कि जन्म देना, लेकिन जनन का मतलब सही भाषा में समझे तो अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, है ना। जनन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक है जनन, जिसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। और ये मैं एनसीईआरटी सिलेबस करवा रही हूँ, ठीक। तो रिप्रोडक्शन जनन, तो जनन का मतलब होता है अपने ही जैसे जीव को जन्म देना। जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, जन्म देना क्या कहलाता है? हमारा जनन, ठीक है। जनन मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे गाय, तो गाय किसको जन्म देगी? गाय के बछड़े को। किसको जन्म देगी? गाय के बछड़े को। कुत्ते किसको जन्म देंगे? कुत्ते के बच्चे को, जिसको हम पिल्ला बोलते हैं, ठीक। और मानव, मनुष्य, मनुष्य किसको जन्म देगा? मनुष्य के बच्चे को, ठीक। तो जनन का मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देना। जनन मतलब केवल जन्म देना नहीं, बल्कि अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, ठीक। ऐसा तो है नहीं कि भाई गाय कुत्ते को बच्चे को जन्म दे रही, कुत्ता बिल्ली के बच्चे को जन्म दे रहा, बल्कि अपने ही जैसे जीव को जन्म दे रहे, जो आगे और भी नई संतति पैदा करते हैं, ठीक है। अब जनन का टॉपिक तो हो गया, ठीक, कि जनन मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, ठीक। अब इसके आगे भाई जनन हो गया, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद जो संतति आती है तो उसमें परिपक्वन अवस्था आती है, मैच्योर होती है। वो मैच्योर होने के बाद वृद्ध अवस्था आती है, और वृद्ध अवस्था होने के बाद कौन सी अवस्था आती है? मृत्यु की। भाई मृत्यु भी होती है, ठीक। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु हो रही है, इस बीच में एक समय रहता है इनका। तो ये समय इनका क्या कहलाता है? जीवन अवधि, ठीक। भाई इसके आधार पर एक और टॉपिक निकलना है। क्या निकलना है? जीवन अवधि, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर, है ना, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि। अवधि का मतलब समय होता है कि भाई वो कितने साल जी रहा है, ठीक। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। प्राकृतिक मृत्यु मतलब कि जैसे कि कोई सा भी जीव कितने सालों तक जी रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीवन अवधि। जैसे कि मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 90 से 100 तक रहती है, ठीक, लेकिन अब तो 80 तक ही बहुत हो जाती है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, है ना, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु, ऐसा नहीं कि बीच में दुर्घटना हो रही वो वाला समय। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक। सभी जीवों की अलग अलग जीवन अवधि होती है ना। जीव मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है।
तो भाई सभी जीव की जीवन अवधि अलग अलग रहती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पेड़ पौधे सभी की अलग अलग रहती है। तो जो जीवन अवधि है उनकी आकृति पर भी निर्भर करती। ऐसा नहीं है कि कोई सा जीव बहुत बड़ा है तो बहुत सालों तक जी रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी की जीवन अवधि अलग अलग रहती है और उनके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करती। ठीक, तो जीवन अवधि किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। और अब हम सभी बहुत सारे जीव रहते हैं तो कुछ जीवों की अलग अलग हम जीवन अवधि पढ़ेंगे कि भाई जीवों की आकार के आधार पर उनकी आकृति कभी भी आकार के आधार पर उनकी जीवन अवधि नहीं मापी जाती। तो अभी हम पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई जीवन अवधि है क्या। तो किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जैसे कि हमारा प्यारा सा हाथी एलिफेंट दिखने को कैसा विशालकाय दिखता है। तो एलिफेंट कितने वर्ष तक जी सकता है? 60 से 70 वर्ष। ठीक है, 60 to 70 ईयर। प्यारा सा रोज गुलाब जो सभी को पसंद है, तो गुलाब की उम्र कितनी रहती है? 5 से 7 साल या 5 से 7 वर्ष। डॉग पेट एनिमल है जो सब पसंद करते हैं बहुत सारे व्यक्ति। तो प्यारा सा कुत्ता कितने ईयर जी सकता है? 22 ईयर या 22 वर्ष। प्यारी सी तितली बटरफ्लाई जो सभी को पसंद है, तो प्यारी सी तितली की लाइफ स्पैन जीवन अवधि कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह। फिर कौवे की कितनी रहती है? 15 ईयर या 15 वर्ष। केले की कितनी रहती है? 2 से 3 साल या 2 से 3 वर्ष। फिर कछुआ को बहुत अच्छा लगता है। ठीक, प्यारा सा कछुआ ऊपर कैसा रहता है और अपनी थूथन निकालता बाहर एकदम धीरे से। तो भाई इसकी लाइफ स्पेन कितनी है? इसकी लाइफ स्पेन 100 to 150 ईयर या 100 से 150 वर्ष तक जी सकता है। फिर प्यारा सा तोता दिखने को छोटा दिखता है, रटन क्या करता है? वो रटता रहता है। तो तोते की उम्र कितनी रहती है? 140 साल, 140 ईयर। ठीक, तो देखो, और ये जो गाय हमारी प्यारी सी गौ माता जिसे हम सब पूछते हैं, तो उसकी उम्र कितनी रहती है? लाइफ स्पेन जीवन अवधि 22 वर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो लाइफ स्पेन है यहाँ पे जीवन अवधि सभी की, तो इनकी जीवन अवधि उनके आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि प्यारा सा हाथी दिखने में कैसा विशालकाय है ना, विशालकाय दिखता है बहुत बड़ा, लेकिन जीता कितने साल उसकी जीवन अवधि है? 60 to 70 ईयर। और उसी के अपोजिट अगर हम तोते की बात करें तो एक छोटा सा पक्षी रहता, लेकिन वो तो इससे ज्यादा साल जी रहा। कितने साल? 140 साल। इसकी जीवन अवधि कितनी है? 140 साल, 140 वर्ष। ठीक, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जीवन अवधि इसकी ज्यादा है। तो इससे क्या प्रूफ निकल रहा है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, फिर उसके बाद कछुआ भी तो दिखने को छोटा सा दिखता है, हाथी से तो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी जीवन अवधि कितनी है? 100 से 150 साल। प्यारा सा केला जिसे सब पसंद करते हैं। ठीक, तो केले में उम्र कितनी होती है? 2 से 3 वर्ष। ठीक, फिर उसके बाद तितली 1 से 2 सप्ताह। तो भाई ये हमने जीवन अवधि पढ़ ली है कि भाई जीवन अवधि बोलते किसको है? जीवन अवधि मतलब जन्म से लेकर किसी भी जीव के प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, वो उसकी जीवन अवधि। और ये जो चीजें हमने जीवन अवधियां पढ़ी है, तो इसके आधार पर क्या प्रूफ निकल रहा है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करती। जरूरी थोड़ी है कि भाई बहुत बड़ा जीव है तो वो मतलब कि ज्यादा समय तक जिएगा और छोटा जीव है तो कम समय तक। ठीक, तो जीवन अवधि उसके आकार पर किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती। ठीक, अब इसके आगे का टॉपिक हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। भाई जनन का मतलब तो पढ़ चुके कि अपने ही जैसे जीव को जन्म देना। ठीक, और जीवन अवधि पढ़ चुके, लेकिन भाई जनन के प्रकार भी तो होते हैं। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, तो अब हम जनन के टाइप से पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे।
जनन तो पढ़ लिया कि अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, लेकिन जनन होता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, एक होता है फर्स्ट अलैंगिक जनन, और एक होता है दूसरा लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो लैंगिक जनन होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई जनन के कितने टाइप है? 2 टाइप है, 2 प्रकार से होता है ना, 2 टाइप है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन होता क्या है भाई? अलैंगिक जनन मतलब जिसमें जनक केवल एक ही होता है, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल जनन क्या होता है? एक ही होता है। जनक मतलब पेरेंट्स, जन्म देने वाला। ठीक है, तो अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं? जिसमें जनक कितने होते हैं बेटा? एक होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनक किसको बोलते हैं? जिसमें कितने जनक रहते हैं? 2 जनक रहते हैं, है ना। इसमें जनकों की संख्या कितनी होती है? 2 रहती है, मेल और फीमेल, नर और क्या बोलेंगे? मादा। ठीक, तो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जनक कितने होते हैं? 2। जनक मतलब जन्म देने वाला, जिसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, है ना। तो इसमें जनकों की संख्या कितनी होती है? 2। अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है? 1। जनक मतलब पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट मतलब जो जन्म देते हैं। ठीक है, तो इसमें जनक की संख्या कितनी होती है? 1। एक ही जनक की आवश्यकता होती है, कहीं नर और कहीं मादा, इसकी जरूरत नहीं होती, केवल एक ही जनक होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनक। अब अलैंगिक जनक में भाई जनक केवल एक ही होता है, तो इससे जो भी संतति आएगी, है ना, जो भी संतति मतलब कि जो भी आगे की पीढ़ी आएगी वो बिल्कुल हूबहू किसके समान रहेगी? जनक के समान। क्यों? क्योंकि इसमें तो केवल एक ही जनक है, जो इसमें गुण आएंगे पूरे के पूरे उसके गुण किसमें आ जाएंगे? संतति में आ जाएंगे। मतलब आकार की और अनुवांशिक रूप से हूबहू अपने जनक के समान आती है संतति, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक, जो संतति रहती है ना, हूबहू आकार की और अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। ठीक है, अपने जनक के क्या होती है? समान होती है। ठीक, मतलब पूरे जो गुण उसके पेरेंट्स में है वो एक उसकी डॉटर में आ जाएंगे, उसकी संतति में आ जाएंगे, क्योंकि भाई इसमें जनक एक ही है, पूरे के पूरे गुण इसमें आ जाएंगे। तो ये इसकी जो संतति रहती है भाई, अलैंगिक जनक में जो जनन होता है तो उसकी जो संतति आती है वो हूबहू आकार की और अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, और अपने जनक के समान होती है, इसलिए इस संतति को क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है, ये क्लोन वर्ड याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम भी देता है 12th में। ठीक, क्लोन किसको बोलते हैं? कि अलैंगिक जनन में जनक से जो संतति आती है ना, वो संतति बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। ठीक, अनुवांशिक और आकार के रूप से दोनों में, अंदर के गुण भी और बाहर के गुण भी, पूरे हूबहू पूरी की पूरी कॉपी अपने पेरेंट्स के समान है। ठीक, तो अपने पेरेंट्स के समान है तो उसे क्या बोलते हैं? क्लोन। कि जो संतति आ रही है, अलैंगिक जनन में जनन हो रहा है और जो संतति आ रही है वो अनुवांशिक और आकार के रूप से हूबहू अपने जनक के समान होती है, तो इसलिए उस संतति को क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन का मतलब ये होता है कि हूबहू अपने जनक के समान होना। ठीक, तो अलैंगिक जनन मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स होते हैं, मादा और नर इसकी जरूरत नहीं होती, मेल एंड फीमेल की कोई जरूरत नहीं, बस एक ही जनक होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है अपना लैंगिक जनन का। भाई लैंगिक जनन जिसमें जनक कितने रहते हैं? तो मेल
एंड फीमेल, ठीक है। तो अब इसमें जो भी संतति आएगी, तो भाई जन्म का मतलब होता है पेरेंट्स, तो इससे जो भी संतति आती है, ठीक है, जो भी अपने पास संतति आएगी, ठीक, जो भी जन्म ले रहा है, तो जो भी नया जीव जन्म ले रहा है, तो कुछ गुण उसके फादर के रहेंगे, पिता के, और कुछ गुण उसके किसके रहेंगे, माता के, मतलब दोनों के उसमें गुण आते हैं, ठीक। तो जनन तो हमने पढ़ लिया कि जनन मतलब अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, ठीक। और जनन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, अलैंगिक और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक की मीनिंग बता दी है, अलैंगिक जनन भी 3 प्रकार का होता है, तो इसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक। तो अलैंगिक का मतलब ध्यान रखना, जिसमें एक ही जन्म होता है और इससे जो संतति आती है वो पूरे हूबहू अपने किसके समान देती है, जनक के समान। जनक मतलब जन्म देने वाला, पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो संतति आ रही है वो हूबहू अपने जनक के समान होती, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, क्लोन। और अलैंगिक जनन जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन भी बहुत सारे जीवों में होता है, अधिकांश पेड़ पौधों में भी होता है। तो वो कैसे क्या होता है, किसमें होता है, तो आगे की कहानी है। फिलहाल में तो हम अलैंगिक जनन के हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार। अलैंगिक जनन का मीनिंग तो पढ़ लिया कि बोलते किसको है, लेकिन अब अलैंगिक जनन के प्रकार है, ठीक है। तो इसके आगे हम प्रकार पढ़ेंगे। अब जो हमारा अलैंगिक जनन है, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये भी 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा है, एक तो विखंडन, एक है मुकुलन और एक है कायिक जनन, ठीक है। विखंडन जिसे हम बोलते हैं फिजन, और मुकुलन जिसमें बड्स निकल आते हैं, और कायिक, तो कायिक जनन अक्सर पौधों में होता है, ठीक। तो अब अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मतलब जिसमें एक ही जन्म होता, तो बहुत से एक कोशीय जीव, एक कोशीय मतलब सिंगल सेल वाले जीवों में क्या होता है, विखंडन होता, उसमें कोशिकाओं का क्या होता है, विखंडन होता है। कोशिकाएं क्या होती है, टूटती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अमीबा, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अमीबा। तो अमीबा का क्या होता है, विखंडन। ये अमीबा का कुछ इस प्रकार से ड्रॉ रहता है, और ये अमीबा कैसा है, सिंगल सेल है, एक कोशीय जीव है। ये कोशीय जीव है, तो इसका क्या होता है, विखंडन। ये इसका केंद्र है। तो ये पहले तो एक कोशा है, एक से कितनी कोशा में बन जाएगा, 2 कोशा में, ठीक। तो पहले इसका केंद्र विभाजित होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये केंद्र कैसा इस प्रकार से बीच में पतला होगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, इसका विभाजन हो जाएगा। अमीबा का ड्रॉ कैसा भी बना सकते हैं, इस प्रकार केंद्रक अलग होंगे कोशिका में, और फिर एक कोशा है, एक कोशा से केंद्रक का विभाजन हो रहा है, तो एक से कितने हो गए, तो फिर ये सेल ही पूरी अलग हो जाएगी, ठीक। ये इस प्रकार से अमीबा क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा बन गए, तो ये हो गया विखंडन। विखंडन मतलब एक कोशिकाओं का क्या होना, टूटना। एक कोशीय जीव क्या करते हैं, विखंडन करते हैं, जैसे कि अमीबा। एक कोशीय जीव मतलब जिसमें केवल एक ही कोशिका रहती है, केवल सिंगल सेल रहता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक। तो एक कोशीय जीव कौन सा है, अमीबा। पैरामीशियम भी है, और भी दूसरे हैं, ठीक। तो अमीबा का इसमें उदाहरण है। विखंडन का मतलब कोशिका का विभाजन होना, टूटना, जिसे हम बोलते हैं फिजन, ठीक। फिर मुकुलन, तो मुकुलन में क्या रहता है, अपने ही जैसे छोटे जीव का निर्माण होना, बर्ड से निकल आते हैं, जैसे कि यीस्ट, है ना। जैसे कि क्या है, यीस्ट। यीस्ट का कुछ इस प्रकार से ड्रॉ रहता है, ठीक। इसमें छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं, ये यहाँ पर उसका केंद्रक रहता है, केंद्रक का विभाजन होता, और उसमें ऐसे बर्ड से निकल आते हैं, उसी के जैसा छोटा जीव बन जाता है। यीस्ट तो पता ही है भाई, यीस्ट तो सबको ही पता होना चाहिए कि यीस्ट क्या है, ठीक। यीस्ट क्या है, एक कवक है, ठीक है। और ये जो जलेबी बनती है वो क्या है, जलेबी
जलेबी का जो मैदा घुला हुआ रहता है, सड़ी हुई चीज जो रहती है वो क्या है? यीस्ट है। वो कैसा है? एक कोश है वो भी। तो यीस्ट में क्या होता है? ऐसे बर्ड्स निकल आते हैं, है ना, मतलब अपने ही जैसा छोटे जीव का निर्माण होगा। ठीक, तो उसे बोलते हैं मुकुलन। ये से यहाँ पे उसका केंद्रक विभाजित होगा। एक केंद्रक से कितने केंद्रक होंगे? 2 केंद्रक होंगे। ठीक, और ये पूरा का पूरा ऐसा इस प्रकार से आगे चलकर अलग हो जाएगा यीस्ट। ठीक, इसे बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन मतलब अपने जैसे छोटे जीव का निर्माण करना। ठीक, फिर उसके बाद आता है कायिक जनन। तो कायिक जनन अक्सर पौधों में होता है। भाई कायिक जनन मतलब कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होना, जैसे कि जड़, तना, पत्ती। ठीक, उसे बोलते हैं कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन के 3 प्रकार को हम पढ़ चुके हैं और इसका डिटेल मैं अगले के वीडियो में करूंगी, अगले लेक्चर में बताऊंगी। इनके और भी डिटेल है। अमीबा का केवल यहीं तक आगे छूट नहीं गया है, अमीबा का और भी है। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने समझाया